हाँ, अच्छा, ग्लूकोज का विखंडन पढ़े थे। बताइए कुछ क्वेश्चन। श्वसन एनाबॉलिक एक्टिविटी है कि कैटाबॉलिक? कैटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू एनर्जी रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है? एक ही लोग बोल रहा है, बाकी लोग जी? कैटाबॉलिक एक्टिविटी में एनर्जी रिलीज होता है कि एब्जॉर्ब होता है? हम्म, रिलीज होता है। और एनाबॉलिज्म में? कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, कैटाबॉलिक एक्टिविटी में ऊर्जा जो होता है वह रिलीज होता है। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। कौन कौन सा? वायवीय और अवायवीय। वायवीय श्वसन क्या होता है? क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण यदि ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो रहा है तो श्वसन को क्या कहेंगे? वायवीय। और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा है तो अवायवीय। कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला क्या होता है? क्रेब साइकिल। और दूसरा ग्लाइकोलाइसिस। क्रेब साइकिल किसे कहते हैं? क्रेब चक्र में क्या होता है? क्या होता है? 1 ग्राम ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर के कितना एटीपी में बदलता है? 36 मोल में होता है। ठीक है, क्रेब चक्र कहां पर संपादित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया किस आकार का होता है? एग्जाम में पूछा था, ऐसे ऐसे करोगे कि बोलोगे? ऐसे ऐसे कर रहा है। किस आकार का होगा? छड़नुमा, रॉड से। कितने मेम्ब्रेन से घिरा होता है? डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को शुरू में कौन सा नाम दिया गया था? बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट नाम किसने दिया था? अल्टमैन। किसने दिया था? अल्टमैन। अल्टमैन ने खोज किया था किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। बेंडा ने कौन सा नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसका दिया हुआ है? बेंडा का दिया हुआ है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन का केंद्र कौन है? कोशिकीय श्वसन का केंद्र किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होता है? कोशिका द्रव्य में। कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में। 1 ग्राम ग्लूकोज उसमें कितना बनेगा? 2 मोल एटीपी में बदलता है। ठीक है, वायवीय श्वसन में टोटल कितना एटीपी बनता है? 38 ना, वायवीय श्वसन पूछे कितना होगा? 38। और अवायवीय श्वसन में 2 मोल। ठीक है, लंग्स से जुड़े हुए कौन कौन से अंग हैं? सीरीज में नाम बताना है। कौन बताएगा? पहले बताइए। सबको नहीं बताया, सोच लो पहले फिर बताओ। गलत हुआ तो कान गरम कर देंगे ठंडा में। बताओ। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई। इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कहां पर होता है? वायु प्रकोष्ठ में, एल्वियोलाई में। रक्त के अंदर ऑक्सीजन कहाँ घुलता है? फेफड़े के किस भाग में? एल्वियोलाई में। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर घुलता है? एल्वियोलाई में। ठीक है, दोनों कहां पर होगा? एल्वियोलाई में होगा। ठीक है। श्वसन दर किसको कहते हैं? श्वसन दर, रेस्पिरेटरी रेट। 1 मिनट में कितना बार व्यक्ति सांस लिया है? श्वसन दर में क्या होता है? प्रश्वसन और निश्वसन। प्रश्वसन और निश्वसन, इस दोनों को मिलाकर के क्या बोला जाता है? श्वसन बोला जाता है। इंस्पिरेशन मतलब सांस भीतर लेना, एक्सपिरेशन सांस बाहर छोड़ना, इन दोनों को मिलाकर के हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग, श्वसन कहते हैं। ठीक है, चलिए इतना आप लोग याद कर लिए। उसके बाद बताइए, मछलियों में श्वसन अंग कौन सा होता है?
गिल्स, गिल्स पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को क्या करता है, छानता है। ठीक है। मछली में हृदय कितने चैम्बर का होगा, 2 चैम्बर का। 2 चैम्बर में क्या क्या होता है, कै गो अलिंद होता है, कै गो निलय होता है, 2 चैम्बर है तो अलिंद निलय की संख्या है, एक अलिंद होगा और एक निलय होगा। मछली के हृदय में रक्त कितनी बार आता है, 2 बार, 1 बार। मछली के हृदय में रक्त कितनी बार आएगा, 1 बार। और कौन सा रक्त आएगा, ऑक्सीजन वाला कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला, कार्बन डाइऑक्साइड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको कहते हैं। अनऑक्सीकृत रक्त मछली के हृदय में केवल 1 बार आता है, ऑक्सीकृत रक्त मछली के हृदय में नहीं जाता है। इसीलिए मछलियों में रक्त का एक पथ परिसंचरण होता है। क्या होता है, एक पथ परिसंचरण, मतलब सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है। मछलियों में ब्लड का कौन सा सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन होता है, एक पथ परिसंचरण होता है। ठीक ना। उसके बाद आप लोग पढ़े थे ट्रैकिया। कीटों का श्वसन अंग क्या होता है, ट्रैकिया होता है। कीट किससे श्वसन करते हैं, ट्रैकिया से। ट्रैकिया क्या काम करता है, हाँ हाँ, शरीर के सतह पर होता है, वातावरणीय ऑक्सीजन को शरीर में प्रवेश करवाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालता है। किस प्रक्रिया द्वारा, विसरण। किस प्रक्रिया से, विसरण प्रक्रिया द्वारा ये काम पूरा होता है ट्रैकिया के माध्यम से। हाइबरनेशन स्टेज में फ्रॉग किससे रेस्पिरेशन करता है, हाइबरनेशन स्टेज पूछ रहे हैं ना, सुसुप्तावस्था में किससे करता है, त्वचा से। किससे करेगा, त्वचा से। ठीक है। हाइबरनेशन स्टेज में मेढक त्वचा से श्वसन करेगा। ठीक है। और जमीन पर रहेगा तो बुक लंग्स से, और पानी में रहेगा तो बुक गिल्स से। बात आई समझ में, याद रहेगा। ठीक है। ग्लूकोज जो है जब साइटोप्लाज्म में, ग्लूकोज हम लोगों के साइटोप्लाज्म में जब टूटता है तो किस रूप में बदल जाता है, ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में पहले टूटा यानी ग्लाइकोलाइसिस हुआ, तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज किस में बदलता है, पाइरुवेट में। किस में बदलता है, पाइरुवेट में। वो जो चार्ट बनाए हैं उसको ध्यान से देखिए, वही समझा रहे हैं। सबसे पहले ग्लूकोज कहां पर टूटा है, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में टूटा है। उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज किस में बदला है, पाइरुवेट। ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है ना जी। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है, C6H12O6। ग्लूकोज में कितना कार्बन, 6 कार्बन। और पाइरुवेट में कितना कार्बन, 3 कार्बन। बात आ रही है समझ में। यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, उसको ग्लूकोज कहते हैं। और उसी ग्लूकोज का जो सिंपलर फॉर्म है उसको पाइरुवेट कहते हैं। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है और पाइरुवेट में 3 कार्बन होता है। ये कहां पर बदला, साइटोप्लाज्म में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। इसमें कितना एटीपी मिलेगा, 2 एटीपी मिलेगा। बात आई समझ में। उसके बाद वही ग्लूकोज यदि हम लोगों के माइटोकॉन्ड्रिया में टूट रहा है, उसी में चार्ट में देखिए लिखा है ना, ग्लूकोज कहाँ टूट रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रक्रिया को क्या कहेंगे, क्रेब्स साइकिल। क्या बोला जाता है, क्रेब साइकिल बोला जाता है। और इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। तो इसमें ग्लूकोज जब टूटता है ना तो एटीपी मिलता है हम लोगों को। कितना एटीपी मिलता है, 36 मोल। कितना मिलता है, 36 मोल एटीपी। और कौन सा गैस मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनता है, वाटर। तो पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो वी उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलता है, तो क्या कहोगे, एटीपी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया। दूसरा लिखे हो, यही ग्लूकोज जब ईस्ट की कोशिका में टूटता है, ईस्ट। ठीक है। ईस्ट में कौन सा श्वसन होता है, अवायवीय। अवायवीय होगा तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा, एब्सेंट होगा। तो वी उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, इथेनॉल। क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस एटीपी। लिखे है ना, क्या बन रहा है ईस्ट में, इथेनॉल प्लस एटीपी बन रहा है। ठीक है। और इसी इथेनॉल का यूज किया जाता है किन किन चीजों में, तो अल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में किसका यूज किया जाता है, इथाइल अल्कोहल का यूज किया जाता है, होता है ना जी। और ईस्ट किस में मदद करता है, फर्मेंटेशन में। ईस्ट किस में मदद करता है, फर्मेंटेशन, किण्वन में। और बिना किण्वन का शराब बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। बिना किण्वन का ब्रेड बन सकता है, नहीं बन सकता है। केक बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो इन सभी उद्योगों में किसका उपयोग किया जाता है, ईस्ट का। ईस्ट को ही हिंदी में खमीर भी कहते हैं। ठीक है। तो ईस्ट का यूज किसमें होगा, किण्वन में होता है। तो किण्वन में क्या बनता है, इथेनॉल।
किण्वन में क्या बनता है, इथेनॉल, और क्या बनता है, एटीपी। याद रहेगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि अगर ज्यादा फर्मेंटेशन हो जाए, अगर कंट्रोल फर्मेंटेशन होता है तो इथेनॉल बनता है, ठीक है, जिससे हम लोग अल्कोहल बनाने में उपयोग में लाते हैं। और जब कभी अनकंट्रोल फर्मेंटेशन हो जाए तो अनकंट्रोल फर्मेंटेशन से क्या बन जाता है, मिथेनॉल बन जाता है। इथाइल अल्कोहल मतलब पीने योग्य जो अल्कोहल होता है, और मिथाइल अल्कोहल जो होता है वो जहरीला हो जाता है, ठीक है। कई बार न्यूज में आता है ना कि जहरीला शराब पीने के कारण इतने लोगों की मौत हो गई, तो वो लोग इथेनॉल की जगह क्या पी लेते हैं, मेथेनॉल, और मेथेनॉल कैसा होता है, जहरीला होता है। याद रहेगा। और तीसरा क्या लिखे हो, यही ग्लूकोज जब किसी व्यक्ति के मांसपेशियों में टूटे, मसल्स में टूटे, ठीक है, तो मसल्स में टूटेगा तो कब टूटेगा, जब आपके शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और उतना ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और उतना ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो कहां पर टूटेगा, मसल्स में, मांसपेशियों में। और उस प्रक्रम के दौरान मांसपेशियां लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती हैं। कौन सा अम्ल बनाती हैं, लैक्टिक अम्ल बनाती हैं। याद रहेगा। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के कम उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो वी उत्पाद के रूप में जो बनता है उसको कहते हैं हम लोग क्या, लैक्टिक अम्ल। कब बनेगा, जब आप जिम कर रहे हैं, तो जिम कर रहे हैं तो शरीर को ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो ज्यादा सांस लेना पड़ेगा, तब ना ऊर्जा मिलेगा। और ज्यादा सांस लोगे तो उतना नहीं ले पा रहे हो यदि सांस, तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है। तो कई बार नहीं होता, एक्सरसाइज करने के बाद हाथ पैर में दर्द होता है, या कई बार आप रनिंग कर लिए, बहुत दिन से नहीं चले फिरे हैं ज्यादा, एक बार तेज रनिंग कर लिए तो थाइज में क्या हो जाता है, दर्द होता है एक्सरसाइज के दौरान। इन सब के कारण जो मांसपेशियों में दर्द होता है उसका कारण क्या है, लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाना। तो कई बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मांसपेशियों में दर्द किसके कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण, ठीक है। यह भी क्वेश्चन बीपीएससी 65 में पूछा था कि यदि किसी व्यक्ति के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाए तो किसकी सहायता से उस लैक्टिक अम्ल का विखंडन किया जाता है। यानी मांसपेशियों में जमा लैक्टिक अम्ल को तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अल्ट्रा वायलेट। कौन सा किरण होता है नहीं लिखवाए क्या इसमें, लिख लो, एक पॉइंट लिखो। मांसपेशियों में जमा लैक्टिक अम्ल को, मांसपेशियों में जमा लैक्टिक अम्ल को, लैक्टिक अम्ल को तोड़ने के लिए, लैक्टिक अम्ल को तोड़ने के लिए, हो गया, तोड़ने के लिए अवरक्त किरण, मांसपेशियों में जमा लैक्टिक अम्ल को तोड़ने के लिए अवरक्त, अवरक्त किरण, अवरक्त किरण ब्रैकेट में लिखिएगा, इंफ्रारेड रे, INFRARED, इंफ्रारेड रे, RAY रे का उपयोग, इंफ्रारेड रे का उपयोग किया जाता है, इंफ्रारेड रे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो मांसपेशियों में यदि लैक्टिक अम्ल जमा है तो उसको तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इंफ्रारेड रे का उपयोग किया जाता है, और रक्त किरण। समझ गए, याद रहेगा। तो डॉक्टर किस किरण का यूज करेगा, इंफ्रारेड रे का यूज करेगा। या फिर गर्म पानी से नहला करके, गर्म पानी भी मांसपेशियों पर पड़ता है तो लैक्टिक अम्ल का विखंडन हो जाता है, ठीक है। चलो, तो इसमें श्वसन में बस इतना याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें लिखिएगा, आवश्यक पदार्थों का, आवश्यक पदार्थों का
शरीर की एक कोशिका से आवश्यक पदार्थों का शरीर की एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक परिवहन परिसंचरण कहलाता है। परिसंचरण कहलाता है। और इस क्रिया में शामिल अंग परिसंचरण तंत्र कहलाते हैं। परिसंचरण तंत्र कहलाते हैं। इस क्रिया में शामिल अंग परिसंचरण तंत्र कहलाते हैं। हो गया। तो परिसंचरण किसको कहते हैं? तो कोई भी आवश्यक पदार्थ, ऐसे समझो जैसे आपके लंग्स में क्या जाता है श्वसन के दौरान? एयर, और उस एयर में से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यह दोनों गैसें जो हैं वह किसमें घुल जाती हैं? किसमें घुल जाती हैं? ब्लड में। तो आपने श्वसन किया तो आपके लंग्स में क्या गया? एयर, और उस एयर में से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर घुल गया? आपके ब्लड में, आपके रक्त में घुल गया। अब यह रक्त कहां जाएगा? इन सबको लेकर के कहां जाएगा? शरीर की सारी कोशिकाओं में, सारे सेल में चला गया। एयर था कहां? लंग्स में, और लंग्स से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर की कोशिकाओं तक चला गया। तो ये कौन इस काम को करा रहा है? तो इस काम को कौन करा रहा है? परिसंचरण तंत्र करा रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम करा रहा है। बात आ रहा है समझ में? एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक जो भी आवश्यक पदार्थ, आपने भोजन किया तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में जब जाकर के भोजन फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है, तो डाइजेस्टेड फूड से ग्लूकोज निकल के कहां चला जाता है? बॉडी के सेल में। तो कौन लेकर के जा रहा है? ब्लड लेकर के जा रहा है। तो जो भी पदार्थ आवश्यक है वो आपके शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंचते हैं, और उसको पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? परिसंचरण तंत्र कर रहा है। कौन कर रहा है? परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहा है। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। आवश्यक पदार्थों का परिवहन, आवश्यक पदार्थों का परिवहन, आवश्यक पदार्थों का परिवहन मुख्यतः रक्त द्वारा, रक्त माने ब्लड द्वारा, रक्त द्वारा होता है। आवश्यक पदार्थों का परिवहन रक्त द्वारा होता है। तो कोई भी पदार्थ का परिवहन कौन करता है? रक्त करता है। चाहे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का हो, चाहे ग्लूकोज का हो, सबका परिवहन कौन करेगा? रक्त। वही ना कर सकता है जी जो शरीर के सारे अंगों तक पहुंच रहा है। तो आपके शरीर में घूम कौन रहा है? कौन घूम रहा है? केवल ब्लड घूम रहा है, तो वही परिवहन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, FLUID, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, कॉमा, यह एक कोलॉइडी यह एक कोलाइडी विलयन है। यह एक कोलाइडी विलयन है जिसका पीएच 7.4, जिसका पीएच 7.4 होता है, जिसका पीएच 7.4 होता है। हो गया। तो ह्यूमन का जो ब्लड है वो ब्लड कैसा होता है? तो तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक का मतलब समझ रहे हो? कनेक्टिव टिश्यू, जो शरीर में अलग अलग कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू।
आ रहा है समझ में? जो अंगों को, कोशिकाओं को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, वह क्या कहलाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड सारे शरीर में सारे कोशिकाओं को क्या कर करके रखा है, जोड़ के, तो यह संयोजी ऊतक है। लेकिन उसके आगे क्या लगा हुआ है, फ्लूइड, तरल। जो भी संयोजी ऊतक होते हैं वह कैसे होते हैं, ठोस। कैसे होते हैं, ठोस, सॉलिड होते हैं। और ब्लड कैसा है, तरल है। तो याद रखोगे एकमात्र संयोजी ऊतक जो तरल अवस्था में होता है वह कौन है, ब्लड। ब्लड को छोड़ करके बाकी सब संयोजी ऊतक ठोस होते हैं। अब जैसे ठोस ऊतकों में 3 ऊतकों का नाम हम लोग याद रखते हैं। एक आपने नाम सुना होगा टेंडन का, एक नाम सुने होंगे लिगामेंट का, और एक नाम सुना होगा आपने सेलेक्सर का। ठीक है, टेंडन, लिगामेंट और सेलेक्सर। तो इसमें टेंडन जो है बोन को मसल्स से जोड़ता है। इसमें जो लिगामेंट है बोन को बोन से जोड़ता है। और इसमें सेलेक्सर जो है या मसल्स को मसल्स से जोड़ता है। तो ये जो 3 नाम लिखा हुआ है नोट में, टेंडन, लिगामेंट, सेलेक्सर, अगर पूछा जाए यह कैसे कनेक्टिव टिश्यू हैं तो क्या कहोगे, सॉलिड कनेक्टिव, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, यानी ठोस संयोजी ऊतक ये कहलाते हैं, सॉलिड फॉर्म में ये होते हैं। तो ठोस संयोजी ऊतकों में किनका किनका नाम, टेंडन, लिगामेंट एंड सेलेक्सर। और तरल संयोजी ऊतकों में ब्लड। हो गया। तो टेंडन, लिगामेंट और सेलेक्सर। टेंडन किसे कनेक्ट करेगा, बोन को मसल से, लिगामेंट बोन को बोन से, और सेलेक्सर मसल्स को मसल से। ठीक है, याद रहेगा कि याद करने का कोई ट्रिक याद कर लो इस तरह से। देखो टेंडन को हम लोग याद रख लेते हैं बम्टी से, और लिगामेंट को याद रख सकते हो बबली से। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, पूछेगा कि बोन से बोन को कौन कनेक्ट करता है, तो याद नहीं है, लिगामेंट करे कि टेंडन करे, कंफ्यूजन होता है। तो टेंडन को किससे याद कर लो, बम्टी और बबली। कैसे ही काम करेगा तो देखो, बी का मतलब यहां पर क्या है, बोन। एम का मतलब क्या है, मसल्स। और टी का मतलब टेंडन, यानी बोन मसल टेंडन। अब बबली में बोन, फिर यहाँ बी है बोन, और यहाँ एल आई है लिगामेंट। तो इससे चाहोगे तो याद रख सकते हो, बोन बोन, बोन बोन लिगामेंट, बोन मसल्स टेंडन। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे क्या लिखे हो, ब्लड जो है ह्यूमन का वह कैसा विलयन है, तो एक टर्म आया है कोलवाइडी सॉल्यूशन। ब्लड हम लोगों का जो है वह कैसा विलयन है, कोलवाइडल विलयन है, सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन कई तरीके का होता है, विलयन जो होता है उसके कई तरीके के प्रकार होते हैं ना जी। जैसे कुछ विलयन जो होता है उसको हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं, सेचुरेटेड। कुछ असंतृप्त होता है, कुछ सुपर सेचुरेटेड होता है, अति संतृप्त होता है। तो विलयन के क्या है, अलग अलग प्रकार हैं, टाइप्स हैं। ठीक है, वैसे ही वैसे विलयनों में ब्लड भी क्या है, विलयन है। अब जैसे ही यहां पर आपको दिख रहा है कि सर कोई विलयन है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन किन चीजों से बनता है, 2 चीजों से। सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, सॉल्यूट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा तभी ना सॉल्यूशन बनेगा जी। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, विलायक, सॉरी, सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, विलेय। और सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, विलायक। अब जैसे चीनी पानी का आप शरबत बना रहे हैं, तो चीनी क्या है, सॉल्यूट है, पानी क्या है, सॉल्वेंट है। समझ गए? तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों रहेगा तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन, विलयन बनेगा। अब ध्यान से समझना, कोलवाइडल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोलवाइडल का मतलब होता है वैसा सॉल्यूशन, वैसा विलयन जिसे फिल्टर
पेपर द्वारा नहीं छाना जा सके। बात आई समझ में? वैसा विलयन जिसे आप किससे नहीं छान सकते हो? फिल्टर पेपर से। उसे हम लोग कौन सा विलयन कहेंगे? कोलॉइडल विलयन कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे मान लो नदी का गंदा पानी है, तो नदी के गंदे पानी को आपको छानना है, तो आप उसे किससे छान सकते हो? नदी के गंदे पानी को आप किससे छान सकते हो? फिल्टर पेपर से छान सकते हो। फिल्टर पेपर से छानने का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे ये फिल्टर पेपर है, इस पर आप किसी पदार्थ को डाल लें तो उस पदार्थ की जो गंदगी है वो कहाँ रह गई? ऊपर ही फिल्टर हो गई। तो फिल्टर पेपर से जो छाना जा सके वो क्या कहलाता है? फिल्ट्रेट सॉल्यूशन कहलाता है। जो नहीं छाना जा सके वो क्या कहलाता है? कोलोइडल सॉल्यूशन। अब रक्त को, ब्लड को आप जब फिल्टर पेपर पर डालोगे तो वो छनाएगा क्या? नहीं छनाएगा। जब ब्लड आपका सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन में भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा, तभी तो सॉल्यूशन है। तो ब्लड में सॉल्यूट के रूप में क्या रहता है? अगर हम पूछें कि आपके रक्त के भीतर सॉल्यूट क्या है, चीनी पानी में सॉल्यूट क्या है? चीनी है। वैसे आपके ब्लड में सॉल्यूट क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यह तीनों क्या है? सॉल्यूट हैं। और सॉल्वेंट आपके ब्लड में क्या है? प्लाज्मा। आपके ब्लड में सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है? प्लाज्मा। सॉल्यूट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सॉल्वेंट में प्लाज्मा है। प्लाज्मा में ही यह तीनों के तीनों क्या हैं? घुले हुए हैं, डिसॉल्व्ड हैं। बात समझ में आया? तो ब्लड को आप अगर फिल्टर पेपर पर डालोगे तो उसका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट छनाएगा नहीं? नहीं छनाएगा ना। इसको छानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको छानने के लिए आपको डायलिसिस करना पड़ता है। ब्लड को यदि छानना है तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस मशीन की सहायता से आरबीसी निकाला जाता है खून के भीतर से, डब्ल्यूबीसी निकाला जाता है, प्लेटलेट्स निकाला जाता है। फिल्टर पेपर से नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? फिल्टर पेपर जनरली वैसे सब्सटेंस को फिल्टर कर पाता है जिसका साइज 10 के पावर 7 से बड़ा हो। समझ में आ रहा है? 10⁻⁻7 से बड़े पार्टिकल जो है ना, उसी को फिल्टर पेपर क्या कर सकता है? छान सकता है। 10 के पावर -5 से अगर 5 है या फिर उससे कम है तो उसे फिल्टर पेपर फिल्टर नहीं कर। ब्लड का पीएच एसिडिक की बेसिक? बेसिक पीएच क्या है? क्षारीय पीएच क्या है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। छोटा सा हेडिंग बना लो, प्लाज्मा। प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा में लिखिएगा, यह रक्त का तरल भाग है। यह रक्त का तरल भाग है जिसमें 90% जल, 7% प्रोटीन, 7%, 7% प्रोटीन एवं 3% लवण, सॉल्ट एवं 3% लवण पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, रक्त प्लाज्मा को रक्त प्लाज्मा को रक्त प्लाज्मा को लिम्फोसाइट, रक्त प्लाज्मा को लिम्फोसाइट कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा,
यह लसिका तंत्र, लसिका तंत्र ब्रैकेट में लिखिएगा लिम्फेटिक सिस्टम, LYPH, LYMPH ATIC, लिम्फेटिक LYMPHATIC लिम्फेटिक सिस्टम। यह लसिका तंत्र बनाने में, यह लसिका तंत्र बनाने में मदद करता है। अगला पॉइंट, इसकी सहायता से विभिन्न बीमारियों के परीक्षण में, इसकी सहायता से, किनका फोन बज रहा है जीवन, इसकी सहायता से विभिन्न बीमारियों के परीक्षण में मदद मिलती है, विभिन्न बीमारियों के परीक्षण में मदद मिलती है। अगला पॉइंट, इसके अध्ययन को, इसके अध्ययन को सेरोलॉजी, SEROLOGY, SEROLOGY, सेरोलॉजी, सेरोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को सेरोलॉजी कहते हैं। हो गया? हाँ, अब आपका जो ब्लड है, पहला पॉइंट क्या लिखे इसमें, 90% जल होता है ना। अगला पॉइंट लिखिएगा प्लाज्मा, प्लाज्मा संपूर्ण रक्त का, संपूर्ण रक्त का 55% भाग है। 55%, 55% भाग है। ठीक है, टोटल ब्लड का यह कितना हो गया, 55%, 55%। अब देखो, मान लो ऐसे समझो इसको कि हम लोगों का जो ब्लड है, वो ब्लड आपको हाथ पैर कटा तो कैसा दिखाई देता है, लिक्विड की सॉलिड, लिक्विड दिखाई देता है, बहता हुआ। खून अगर शरीर से निकल रहा हो तो वो बहेगा। अब इसके अंदर जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है, यह तीनों कैसा है, ठोस है, सॉलिड है। आरबीसी कैसा है, ठोस। डब्ल्यूबीसी कैसा है, ठोस। प्लेटलेट्स कैसा है, ठोस। तरल भाग कौन है, केवल और केवल प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा जो है, ये हम लोगों के संपूर्ण रक्त का कितना परसेंट होता है, 55%, और सिर्फ 45% भाग में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स टोटल कितना है, 45%, और प्लाज्मा कितना है, 55% अकेला। तो प्लाज्मा चूंकि आपके रक्त में ज्यादा है, इसीलिए आपको रक्त कैसा दिखाई देता है, तरल दिखाई देता है। दूसरी विशेषता, इस 55% प्लाज्मा में 90% इसका जो भाग है वह शुद्ध क्या है, पानी। 55% प्लाज्मा में 90% पूरा का पूरा क्या है, पानी है, वाटर है। 7% इसमें प्रोटीन है। मुख्य रूप से 2 प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं, एल्बुलिन और ग्लोबुलिन। ठीक है, याद रहेगा, 2 प्रोटीन इसमें होते हैं, एल्बुलिन और ग्लोबुलिन। ये 2 प्रोटीन होते हैं 7% में। और 3% में क्या होता है, सॉल्ट होता है, नमक होता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ 90% खाली पानी है, इसीलिए आपका खून आपको तरल दिखाई देता है, लिक्विड दिखाई देता है, द्रव्य दिखाई देता है। अगर ये 90% नहीं रहता तो आपका ब्लड कैसा होता है, ठोस होता है, सॉलिड होता है। क्लियर हो गया? प्लाज्मा को ही हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स। प्लाज्मा का एक नाम हमने यहां पर क्या लिखा है, लिम्फोसाइट्स। अब आपके शरीर में आपको बीमारियों से बचाने की जो प्रणाली है, उस प्रणाली का नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। जो बीमारियों से आपको बचाता है उसको क्या कहा जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम। ये ऐसा तंत्र है, रोग प्रतिरोधक प्रणाली जो है ना, उस रोग प्रतिरोधक प्रणाली को क्या बोला जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम। हिंदी में कहते हैं लसिका तंत्र। नाम सुने हो, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम आपका कौन है, लिम्फेटिक सिस्टम है। ये इम्यून सिस्टम अगर नहीं रहे तो शरीर बाहर की बीमारियों से अपना रक्षा कर ही नहीं पाएगा। कोई भी बीमारी होगी वो शरीर ठीक ही नहीं कर पाएगा। तो किसकी सहायता से ये ठीक कर रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम से। तो आपकी रोग प्रतिरोधक प्रणाली का नाम क्या हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र।
और ये लसिका तंत्र कौन बनाता है? तो प्लाज्मा। कौन बनाता है? प्लाज्मा। इसीलिए इसका नाम है लिम्फोसाइट्स। क्या नाम है? लिम्फोसाइट्स। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका रोग प्रतिरोधक सिस्टम कौन है? तो लसिका तंत्र। लसिका तंत्र किसकी सहायता से बनता है? प्लाज्मा से। जिसका प्लाज्मा जितना मजबूत है उसका रोग प्रतिरोधक प्रणाली उतना मजबूत है। कोई यदि व्यक्ति यदि बीमार पड़ जाए तो बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर ब्लड चेक लिखता है, ब्लड चेक करा के आइए, तब पता चलेगा कि कौन सी बीमारी है। तो जब ब्लड चेक किया जाता है तो किसका यूज किया जाता है ब्लड चेक करने में? प्लाज्मा का। ब्लड चेक करने में किसका उपयोग होता है? प्लाज्मा का। और प्लाज्मा का यूज कैसे किया जाता है? जैसे देखना, जब आप ब्लड अपना डायग्नोसिस कराने जाओगे, चेक कराने जाओगे, तो आपके शरीर से रक्त को निकालेगा और उस ब्लड को किस में भरता है? एक बीकर में। इतना खून निकलेगा बीकर में भरेगा जी? टेस्ट ट्यूब में। किस में भरेगा? टेस्ट ट्यूब है, बीकर में नहीं भरता है। और फिर इस टेस्ट ट्यूब को क्या करेगा? एक इसमें मान लो इतना दूर आपका क्या है? प्लाज्मा ब्लड है टोटल, ठीक है, ये लाल रंग का होगा। इतना दूर आपका क्या है? ब्लड है, ठीक है। इसको टेस्ट ट्यूब में रखा और टेस्ट ट्यूब को क्या करेगा? घुमाएगा, एक मशीन में डालेगा। वो मशीन केवल घूमता है बहुत तेजी से, हेलीकॉप्टर जैसा उसका पंखी जैसा नाचता है, ठीक है। ये घूमना शुरू कर दिया टेस्ट ट्यूब। और जब ये घूमेगा ना तो इसके अंदर, इस ब्लड के अंदर क्या क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये चारों है ना इसके अंदर। तो जब यह घूमेगा तो इसका प्लाज्मा जो है यह ऊपर आ जाएगा। प्लाज्मा जो है, थोड़ा सा इसको अलग रंग से हम लोग दिखा देते हैं। इसका जो प्लाज्मा है ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ ऊपर की ओर आ जाएगा। ये हो गया प्लाज्मा। और नीचे में इसका क्या बैठ जाएगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये नीचे। और ऊपर में क्या आ गया? प्लाज्मा आ गया। और जो भी इसके अंदर ब्लड के अंदर बैक्टीरिया है या फिर वायरस है, जो भी इंफेक्शन है, वो इंफेक्शन वाले ऑर्गेनिज्म भी किस में आ जाएंगे? इस प्लाज्मा के अंदर आ जाएंगे। इसी अध्ययन को क्या बोला जाता है? सेरोलॉजी, ठीक है। तो हम लोग प्लाज्मा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेरोलॉजी। और ब्लड को चेक करने में, कोई भी इंफेक्शन का पता लगाने में किसका उपयोग किया जाता है? इसी प्लाज्मा का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आया? नहीं आया? कोई दिक्कत इसमें? प्लाज्मा याद हो गया? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, आरबीसी। हेडिंग बनाएंगे आरबीसी, लिखिएगा इसमें। इसे रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स या लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम इरिथ्रोसाइट्स है। यह द्विफोकसी बाइकनकेव आकार का होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इसमें न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। अपवाद में लिखिएगा, भेड़, ऊंट, जिराफ। इसकी जीवन अवधि
120 दिन होती है, यह बोन मैरो ब्रैकेट में अस्थि मज्जा में बनता है एवं प्लीहा में मृत हो जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। आरबीसी की संख्या 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। इसमें लौह वर्णक हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज इत्यादि का परिवहन करता है। हंड्रेड ml ब्लड में 12 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। यदि हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन कॉमा फॉलिक एसिड, विटामिन B6 एंड B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 ml ऑक्सीजन ढो सकता है।
हीमोग्लोबिन, HB मतलब हीमोग्लोबिन 1.3 ml ऑक्सीजन ढो सकता है। हो गया, लिख लिए। नेक्स्ट लिखिएगा। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में, महिलाओं की, हाँ, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में हीमोग्लोबिन अधिक होता है। हीमोग्लोबिन अधिक होता है। हीमोग्लोबिन अधिक होता है। हो गया। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में हीमोग्लोबिन अधिक होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। दुर्घटना के समय, दुर्घटना के समय तथा ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर हीमोग्लोबिन, सॉरी, दुर्घटना के समय और ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है। आरबीसी की संख्या कब कब बढ़ेगा? दुर्घटना के समय और ऊंचाई पर जाने पर, दो समय आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। इसको समझ लो फटाफट। देखो, पहला पॉइंट लिखा हुआ है आरबीसी, जो कि रेड ब्लड सेल भी इसको कहते हैं, या फिर रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स भी कहते हैं, लाल रक्त कोशिका या फिर लाल रक्त कणिका। ठीक है, दोनों इसका नाम है आरबीसी, यानी लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है आरबीसी का? इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रो वर्ड का मतलब क्या होता है जानते हो? यहां तक इरिथ्रो का मतलब क्या है? इरिथ्रो का मतलब होता है रंगीन, कलरफुल, और साइट्स का मतलब क्या होता है? सेल, कोशिका। ये ऐसी कोशिका है जो कैसा होता है? रंगीन होता है, कलरफुल होता है। इसको छोड़ करके किसी कोशिका में कोई रंग होता नहीं है। तो ये चूंकि रंगीन होता है, कलरफुल होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। याद रहेगा। तो आरबीसी का एक अन्य दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इरिथ्रोसाइट। वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? इरिथ्रोसाइट। पूछा जाए यह किस आकार का है, किस आकृति का है, तो क्या कहोगे? बाइकनकेव, मतलब द्विफोकसी। ठीक है, ये बाइकनकेव आकार का होता है। मानव शरीर का या किसी भी स्तनधारी, यहां पर लिखा हुआ है इसमें न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है, तो कोई भी ऐसा मैमल नहीं है, मैमल माने स्तनधारी जीव, जो बच्चे को जन्म देता है। तो जितने सारे स्तनधारी जीव हैं सभी के आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है? अनुपस्थित होता है। किसी सभी स्तनधारी जीवों में न्यूक्लियस नहीं है। केवल 3 स्तनधारी में न्यूक्लियस होता है आरबीसी के भीतर। कौन कौन से हैं? भेड़, ऊंट और जिराफ। तो भेड़, ऊंट और जिराफ के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। इसका जीवन अवधि कितने दिनों का होता है? 120 दिन, मैक्सिमम 120 दिन। ठीक है, मिनिमम इससे कम हो सकता है, 100 दिन, 90 दिन हो सकता है, मैक्सिमम 120 दिन इसकी जीवन अवधि होती है। ये बनता कहां पर है आरबीसी? बोन मैरो, यानी दो हड्डियों के बीच में जो खाली जगह है, जो खोखला जगह है, जो है हॉलो कैविटी है, उसी के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। तो याद रहेगा, इसका निर्माण कहां पर होगा? बोन मैरो। हिंदी में क्या कहते हैं बोन मैरो को? अस्थि मज्जा। तो यह अस्थि मज्जा में बनता है। और यह डेड कहां पर होता है? प्लीहा में। प्लीहा को ही अंग्रेजी, कई जगह हिंदी में तिल्ली भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। प्लीहा को ही तिल्ली भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्प्लीन। ठीक है, तो यह प्लीहा में मृत हो जाता है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। क्लियर है? क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आगे है कि आरबीसी जो है उसकी संख्या प्रति घन मिलीमीटर, ठीक है, प्रति घन मिलीमीटर यानी पर क्यूबिक एमएम, अंग्रेजी में कहते हैं पर क्यूबिक एमएम, ब्लड में कितना होता है? 45 से 50 लाख।
इसकी जो संख्या है वह प्रति घन मिलीमीटर रक्त में 45 से 50 लाख होती है। इसमें लौह वर्णक यानी आयरन पिगमेंट, लौह वर्णक का मतलब आयरन पिगमेंट, तो आयरन पिगमेंट सिर्फ हम लोगों के आरबीसी में होता है। और वो आयरन पिगमेंट किस चीज का बना होता है? हीमोग्लोबिन का। अब जैसे पूछा जाए कि पौधों में मैग्नीशियम पिगमेंट क्या है, प्रश्न पूछे अगर आपसे कि बताइए पौधों में मैग्नीशियम का पिगमेंट क्या है, तो क्या बोलोगे? पौधों में मैग्नीशियम पिगमेंट क्लोरोफिल। पौधों का क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। इसीलिए वो सूर्य का प्रकाश अवशोषित करता है। तो पौधों में तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम। वैसे ही मानव के आरबीसी में तत्व कौन सा है? आयरन। मैग्नीशियम पौधा में, हम लोगों में आयरन, लौह, फेरस, Fe। और वो फेरस किस रूप में है? हीमोग्लोबिन के रूप में है। और ये हीमोग्लोबिन जो है यह 3 चीजों को अपने अंदर घुला सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, एक पॉइंट नोट में लिखेंगे, मानव रक्त में सर्वाधिक घुलनशील कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड को डिनोट किससे करते हैं? CO। क्या लिखते हैं? CO। ठीक है। तो मानव के रक्त में कौन कौन सा गैस घुल सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ये 3 चीजें घुल सकता है। समझ में आया? और रक्त में कुछ नहीं। अब जैसे फेफड़ा में तो आपके नाइट्रोजन भी रहता है, एयर में रहता है नहीं, सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन ही होता है 78%। लेकिन नाइट्रोजन घुलता है क्या? नहीं घुलता है, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन में सॉल्युबल नहीं है, घुलनशील नहीं है, तो नहीं घुलता है। क्या? तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कितना? 0.03%। छोड़ते हैं कितना? 4%। ऑक्सीजन लेते हैं क्या परसेंट? 21%। छोड़ते हैं कितना? 17 से 18% के बीच छोड़ते हैं। नाइट्रोजन कितना लेते हैं? 78%। छोड़ते भी कितना है? 78%। समझ में आ गया? लेकिन सर्वाधिक घुलनशील कौन सा गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे उत्पन्न होता है? तो पेट्रोल, डीजल, किसी भी ईंधन के अधूरे जलने के कारण कौन सा गैस बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और वो रक्त में सर्वाधिक घुलनशील गैस। इसी ठंडा में खूब दुर्घटनाएं होती हैं गांव वगैरह में। गांव में लोग ठंड के दिनों में बोरसी जला के सोता है घर में। बोरसी समझ रहे हैं? हाँ, बोरसी जला करके घर में रूम में रख लिए, आराम से सो गए। और ठंडा के दिन में सब वेंटिलेटर, दरवाजा वगैरह, खिड़की उड़की सब क्या होता है? बंद, पैक एकदम, कहीं से हवा नहीं आना चाहिए रूम में। वेंटिलेटर में भी लोग बोरा वोरा ठूस देता है, वहां से भी हवा नहीं आए। क्या? वेंटिलेटर गर्मी ठंडा के दिन में लोग क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। बहुत सारे घर में लोग एसी जो लगा करके रखे हैं, एसी वाले लोग तो और वेंटिलेटर में शीशा उसा लगा देते हैं। तो जब आपको वेंटिलेटर में शीशा ही लगाना था तो बनाए ही क्यों वेंटिलेटर? नहीं बनाए होते हैं, ईंटें जोड़वा दिए रहते हैं वहां पे। वेंटिलेटर कभी बंदे नहीं करवाना चाहिए, बनाया ही इसलिए गया है ताकि बड़े बड़े दुर्घटनाओं से वो बचा सके। अब जैसे रूम में आप सोए हुए हैं, बोरसी जल रहा है, तो रूम में तो लिमिटेड ऑक्सीजन है ना। अब बाहर से हवा आने का कोई माध्यम आपने छोड़ा नहीं है, सब बंद रखे हैं, तभी ना रूम गर्माएगा। अब रूम गर्मा गया कुछ ज्यादा, ठीक है, ऑक्सीजन है नहीं रूम में, बोरसी जल रहा है, तो उसको जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ना। तो जो बाबा बोरसी जला के सोए हुए हैं, रूम में ऑक्सीजन कम पड़ गया, बोरसी जलना, ऑक्सीजन जैसे ही रूम का खत्म होगा, बोरसी का जलना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा तो अपूर्ण दहन होगा। बात समझ में आ रही है? जब तक ऑक्सीजन था तब तक क्या हो रहा था? पूर्ण दहन। और जहां पर भी पूर्ण दहन होगा वहां कौन सा गैस बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस क्या निकलेगा? हीट। प्लस क्या निकलेगा? वाटर। जहां कहीं भी पूर्ण दहन होता है, कंप्लीट कंबसन, वहां व्युत्पाद के रूप में क्या निकलता है? कार्बन डाई, कहां भाग गया ये? हाँ, व्युत्पाद के रूप में वहां निकले क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या निकलेगा? हीट। और क्या निकलेगा? वाटर। समझ में आ रहा है? और जहां इनकम्प्लीट कंबसन होगा, माने ऑक्सीजन खत्म हो गया, वहां ईंधन जल रहा है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या हो जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हीट और वाटर।
कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, वो भी टॉक्सिक गैस है, जहरीला है, लेकिन उससे कई गुना अधिक जहरीला कौन सा गैस होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये मानव रक्त में सर्वाधिक घुलनशील है, माने हीमोग्लोबिन में सर्वाधिक घुलनशील है। अब जब तक रूम में बोरसी जल रहा था, रूम में ऑक्सीजन था, तब तक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनना बंद हुआ, क्या बनना लगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो सोया हुआ व्यक्ति है वो क्या सांस में खींच रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही उसके रक्त में घुलेगा, हृदय में पहुंचेगा, और हृदय के में ब्लड का क्लॉटिंग शुरू कर देगा, हृदय में ब्लड का ब्लॉकेज शुरू कर देगा। ठीक है, भाल्व जो है हृदय के भीतर वो ब्लॉक हो जाएगा, जिससे रक्त का परिसंचरण रुक जाएगा, और जो सोया हुआ व्यक्ति है वो फ्लाइट मोड में चल जाएगा। किसमें चल जाएगा? समझ गए? और सुबह बेचारा लोग कहेगा कि इसको ठंडा मार दिया, बाबा को ठंडा मार दिया। इसलिए बाबा को ठंडा नहीं मारा, गर्मी मार दिया रात में। तो रात में क्या, रूम में बोर्सी अगर जला भी रहे हैं तो सतर्कता क्या रखनी चाहिए? क्या रखनी चाहिए? ऑक्सीजन, कम से कम हवा कहीं से आने का सोर्स रहे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बाहर निकलने का सोर्स रहे। नहीं तो मान लो ठीक है पुण्य दहन हो रहा है लेकिन हवा नहीं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में वहां पर बन रहा है, तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड में इंसान बेहोश हो जाता है। जो सोया हुआ है इंसान है वो क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले पिछले ठंडा में, इसमें इस बार भी एक दो बार आ चुका है, रूम हीटर जला करके सोने से भी कई सारे लोग रात में सोया है, बेहोश हो गया, सुतले सुतले बेहोश हो जाता है कि हाँ मर भी जाता है। अब जैसे रूम हीटर है वो जल रहा है, तो जल रहा है तो रूम में नमी जो है ना, मॉइस्चर, तो कमरा में जो नमी है मॉइस्चर उसके साथ वो रिएक्ट कर करके जहरीला गैस बनाता है। तो हीटर जलाने का तरीका क्या होना चाहिए? हीटर जलाइए, रूम जब गर्म हो जाए हीटर बुझा करके सो जाइए, कंटिन्यूअसली हीटर को चला करके नहीं सोना चाहिए। या फिर जब 3-4 घंटा के बाद रूम ज्यादा ठंडा होगा फिर चला लीजिए, फिर सो जाइए। ऐसा नहीं कि जला करके छोड़ दिए आराम से सुत रहे हैं, वो खतरनाक हो सकता है। समझ में आया? जतरा उतरा खराब होगा तो गड़बड़ा देगा। तो मानव रक्त में सर्वाधिक घुलनशील गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है? पेट्रोल, डीजल या फिर कोई भी ईंधन के अधूरे जलने से, इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है। मानव रक्त में क्या क्या घुलनशील है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज। यह सब कहां पर घुलता है? किस में? हीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन कहां पर है? आरबीसी में। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ग्लूकोज का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। क्या कहिएगा? आरबीसी। यही क्वेश्चन सेम है कि मनुष्य में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा। तब हीमोग्लोबिन ना, हाँ, तो आरबीसी और हीमोग्लोबिन याद रखना है। हीमोग्लोबिन की संख्या कितनी होनी चाहिए 100 ml ब्लड में? 12 से 15 ग्राम या 17 ग्राम तक भी कोई दिक्कत नहीं है, जनरली 17 ग्राम तक होता है। 12 से 17 ग्राम, 15 ग्राम तक हीमोग्लोबिन होता है। कितने ब्लड में? 100 ml ब्लड में। और यदि यह इससे कम है, मतलब 12 ग्राम से कम हो गया, 11 ग्राम, 10 ग्राम, 8 ग्राम ऐसे संख्या हो गया, तो क्या कहते हैं उसको? कौन सी बीमारी है उस रोगी को? उस एनीमिया बीमारी है। एनीमिया को हिंदी में कहते हैं रक्त अल्पता। क्या कहते हैं? रक्त अल्पता। तो रक्त अल्पता मतलब कई लोग यह समझ लेते हैं खून की कमी, तो खून की कमी नहीं, हीमोग्लोबिन की कमी। रक्त अल्पता का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन की कमी। समझ में आया? अब जिसमें हीमोग्लोबिन का कमी है, 12 ग्राम से कम उसमें हीमोग्लोबिन है, तो उसको क्या क्या दिक्कत आएगा? एनर्जी उसको नहीं महसूस होगा। अब शरीर में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो ग्लूकोज का विखंडन होगा? नहीं होगा, तो उसको एटीपी नहीं मिलेगा। एटीपी नहीं मिला तो उसको ऊर्जा कम लगेगी, हमेशा थकान महसूस होगा, वीकनेस महसूस होगा, चक्कर आएगा, कोई काम करने का मन नहीं करेगा। ये सब क्या कहलाता है? एनीमिया के लक्षण है। एनीमिया 3 कारणों से होता है। पहला हीमोग्लोबिन की कमी, दूसरा फॉलिक एसिड की कमी, लिखा है ना एचबी माने हीमोग्लोबिन, दूसरा किसकी कमी? रक्त में फॉलिक एसिड की कमी, तीसरा विटामिन B6 की कमी, और चौथा विटामिन B12 की कमी। इन सब के कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, मतलब हीमोग्लोबिन घट जाता है। आगे लिखा हुआ है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन यदि किसी व्यक्ति में है, मतलब सब में है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ब्लड को कैरी करेगा? 1.3 ml। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.3
3 ml ब्लड को ढो सकता है, अपने ऊपर बैठा करके ले जा सकता है। बात आया समझ में? ठीक है। दुर्घटना के समय इन सभी समयों पर किसकी संख्या बढ़ जाती है? आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ऊंचाई पर जाओगे आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि ऊंचाई पर जाओगे तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? घटेगी। हाइट पर जाओगे तो ऑक्सीजन कम होगा, तो सांस लेने में दिक्कत होगी, तो आपका शरीर आरबीसी की संख्या बढ़ाने लगेगा, ताकि जो भी ऑक्सीजन आपके शरीर में है उन सबको वो ढो करके आपके फेफड़ा तक पहुंचा दे और ऊर्जा बना दे। तो ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी बढ़ेगा, और दुर्घटना होगा, हाथ पैर कट उठ गया, उस समय आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। हीमोग्लोबिन महिलाओं की तुलना में पुरुषों में क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे फिर कंटिन्यू करेंगे।